तो राष्ट्रीय आय पे बात कर रहे थे हम, है ना। देख लो अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का राष्ट्रीय आय पे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें अभी तक कोई क्वेश्चन हो राष्ट्रीय आय पे, मैंने शायद जीडीपी और एनडीपी बता दिया था और ये भी बताता कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखो एक बार अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा किसी का कुछ बोल दो, मुझे एक बार बता दो। है नहीं कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? तो बढ़ुआ का वही है। चलेंगे बेटा आगे बात करेंगे। फिर हमारी जो बात हुई थी वो मैंने बता चुका था कि राष्ट्रीय आय क्या है हमारी। मैं राष्ट्रीय आय में आपको ये बता चुका था कि एक निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है हमें, और एक निश्चित समय मैंने बताया था कि एक वर्ष होता है। दूसरा मैंने बताया था कि एक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्षेत्र में जिस देश की हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं वो देश शामिल हो जाएगा उसमें। तीसरा मैंने बताया था कि किसके द्वारा उत्पादन होता है वहां, तो मैंने बताया था नागरिकों के द्वारा हो सकता है, गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादन हो सकता है उस देश में, आपका निवासियों के द्वारा उत्पादन हो सकता है या गैर निवासियों के द्वारा उत्पादन हो सकता है उस देश में। ये सारी चीजें मैंने बताई था। उसके बाद मैंने कहा था कि जो उत्पादन होगा उस उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो क्या कहलाता है आपका, वही आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। उसके बाद मैंने जीडीपी बताया था, मैंने बताया था जीडीपी में कि जो एक देश है उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, एक देश जो है उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर किया गया जो कुल उत्पादन है, किया गया जो कुल उत्पादन है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। जो एक देश है, मैंने कहा भारत का जो मैप है उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारत का हो, उनके द्वारा जो टोटल उत्पादन किया जाता है वही आपका जीडीपी कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था एनडीपी होता है हमारा एक। एनडीपी का मतलब ये था कि यदि मैं क्या करूं, यदि मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास घटा देता हूं, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास घटाता हूं, तो वो आपका जो बचता है आपका, वो बचता है आपका एनडीपी, वो बचता है आपका एनडीपी। अब जो हमें बात करनी है आगे वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, वो आपका जीएनपी। नेक्स्ट जो है इसमें वो है हमारा जीएनपी। जीएनपी ग्रोस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये होता है अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें कि ये है क्या, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि जो हमारी जीडीपी है, अगर मैं ये कहूं कि हमारी जीडीपी है, उस जीडीपी में यदि मैं क्या करता हूं, मैं प्लस करता हूं विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय, प्राप्त आय, विदेशों से जो प्राप्त आय है मैं उसे क्या कर लूं, उसमें ऐड कर लूं और माइनस कर दूं विदेशों को प्राप्त आय, विदेशों को प्राप्त आय, विदेशों को प्राप्त आय, प्राप्त आय। मतलब क्या है कहने का इसका, तो मतलब इसका सीधा ये है कहने का कि विदेशों से प्राप्त आय का मतलब ये है कि जो बाहर, भारत से बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, भारत से बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, तो उन नागरिकों की आय भी कहां जुड़ेगी, वो भी भारत में जुड़ेगी। तो मैंने इसलिए कहा कि विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय कि जो भारत से बाहर लोग रह रहे हैं, भारतीय नागरिक जो रह रहे हैं, उनकी आय हम कहां जोड़ते हैं, वो भी भारत में जोड़ते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि भारत से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की आय, भारत से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की, भारतीय नागरिकों की आय को भी भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, आय में जोड़ा जाएगा। तो ये कहने का मतलब, अब ऐसे व्यक्ति है कि जिनका जो फैमिली है वो तो रह रही है कहाँ ही, अगर मैं बात जिनकी फैमिली रह तो रही है भारत में, लेकिन कोई व्यक्ति भारत का है जो काम करने के लिए कहीं विदेश गया हुआ है, तो जो उसकी आय है वो तो भारत में आएगी। तो विदेशों से जो प्राप्त आय होती है, विदेशों से जो प्राप्त आय होती है वो तो हम क्या कर लेते हैं, वो तो हम जीडीपी में जोड़ लेते हैं, जो हमारी घरेलू थी उसमें जोड़ दिया हमने,
और जो हमारे देश में विदेशी नागरिक रह रहे हैं, हमारे देश में जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं, उनकी आय क्या कर देंगे हम, उनकी आय वापस भेज देंगे उनके देश में, वो उनकी आय हम उन्हें दे देंगे। यदि उनकी आय हम इसमें से घटा दें, जो विदेशी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनकी आय क्या करी जाएगी, उनकी आय यहाँ से घटा दी जाएगी। मैं कह रहा हूं कि विदेशी नागरिक, वे विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, उनकी आय विदेश या उनकी आय जीडीपी में से घटा दी जाएगी, जीडीपी में से घटा दी जाएगी। अगर इसे जीडीपी में से घटाएंगे हम तो तभी क्या आती है हमारे पास, तभी जो आती है हमारे पास वो आती है जीएनपी, वो आती है जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। मैंने ये कहा है कि यदि मैं क्या करूं, जो हमारी जीडीपी आई थी उस जीडीपी में मैं विदेशों से प्राप्त जो आय होती है, हमें विदेशों से प्राप्त जो आय होती है, यदि मैं उसे क्या करता हूं, यदि मैं उसे जोड़ देता हूं, और जो विदेशों को प्राप्त आय है, भारत में जो नागरिक रह रहे हैं दूसरे देश के आके, वे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद अपना यहाँ से जो पैसा उनको प्रॉफिट जो भी उनकी सैलरी है वे अपने देश में पहुंचा देते हैं यहाँ से, यदि मैं उसे घटा दूं उस जीडीपी में से, तो हमारे पास जो बचती है, वो बचती है हमारी जीएनपी, वो बचती है हमारी जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों को मिलाकर हम ये कहते हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों को मिलाकर ये भी कहा जाता है कि यदि हम प्लस माइनस करें किसे, विदेशी व्यापार को, प्लस या माइनस करते हैं किसे, विदेशी व्यापार को, विदेशी व्यापार को प्लस माइनस करते हैं हम यदि क्या, विदेशी व्यापार को, तो तब क्या होता है हमारा, वो जीएनपी होता है। किसमें करते हैं प्लस माइनस, जीडीपी में कर देते हैं। प्लस माइनस का मतलब वही है, प्लस करते किसे, विदेशों से प्राप्त आय को, और माइनस करते किसे, विदेशों को प्राप्त आय को, तो वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका, फिर आपका जो बचता है जो जीडीपी में करेंगे उनका प्लस माइनस, तो आपका जो आता है वो आपका जीएनपी आता है, वो हमारा जीएनपी आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद होता है हमारा एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो उसे कहा जाता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हम बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अगर हम बात करें कि है क्या ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये है कि जो हमारी जीएनपी आई है, जो हमारी जीएनपी आई है, यदि मैं इसे जीएनपी में से क्या कर दूं, यदि मैं इस जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दूं, यदि मैं इसे जीएनपी में से क्या कर दूं, मूल्य ह्रास घटा दूं या डेप्रिसिएशन घटा दूं इस टोटल जीएनपी में से, तो वो शुद्ध बच जाती है हमारे पास, वो शुद्ध बच जाती है हमारी एनएनपी। और इसे ही क्या कहा जाता है हमारा, इसे ही कहा जाता है हमारा नेशनल इनकम, इसे ही जो बोला जाता है हमारा, वो बोला जाता है नेशनल इनकम। यही हमारी जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। अगर मैं क्या करूं, मैंने कहा कि जो मैं जीएनपी में से, अगर मैं जीएनपी में से क्या करता हूं, अगर मैं जीएनपी में से आपका घटा दूं, क्या आपका डेप्रिसिएशन घटा दूं, मूल्य ह्रास घटा दूं, तो हमारा जो बचता है वो बचता है हमारा क्या, वो बचता है हमारा आपका एनएनपी, वो बचता है हमारा क्या, एनएनपी, एनएनपी बचता है हमारा, वो हमारा एनएनपी बचता है। आगे बढ़ी बात समझ में, आगे बढ़ी बात समझ में इतनी। देखो एक बार बेटा अगर कोई क्वेश्चन है उसमें, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताओ मुझे एक बार, अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलो एक बार। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो देखो एक बार जो मैंने बताया है। मैंने ये कहा है, मैं आपको जीडीपी और एनडीपी उस दिन बता चुका था परसों वाली क्लास में। आज जो मैंने बताया है, मैंने कहा कि जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी का मतलब ये है कि यदि मैं जीडीपी जो हमारी जो जीडीपी आई थी हमारी, परसों मैंने बताई थी जीडीपी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना भी टोटल उत्पादन होगा, चाहे वो हमारे नागरिक जो भी हो, जो भी रहे हमारी घरेलू सीमा में, जितना भी टोटल उत्पादन करेंगे हमारी घरेलू सीमा में, वो हमारा जीडीपी था। यदि मैं उस जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय जोड़ता हूँ, विदेशों से प्राप्त आय मैंने कहा कि भारत से बाहर रह रहे भारतीय जो लोग हैं, जिनकी फैमिली तो भारत में रह रही है लेकिन वे काम करने के लिए बाहर जा रखे हैं, तो उनकी जो आय भारत में आती है वो जोड़ी जाती है जीडीपी में।
और जो भारत में विदेशी लोग रह रहे हैं, भारत में जो विदेशी लोग रह रहे हैं, तो उनकी आय हम उनके देश में भेज देंगे, उसे कर देंगे इसमें से माइनस। तो जो आती है हमारी वो आ जाती है जीएनपी, वो आती है हमारी जीएनपी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर है हमारी एनएनपी। एनएनपी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब ये है कि जो हमारी जीएनपी आई है भी, जो हमारी जीएनपी आई है भी, यदि मैं उसमें से क्या कर दूं, यदि मैं उसमें से मूल्य ह्रास घटा दूं, डेप्रिसिएशन घटा दूं, तो तब क्या होता है हमारा, तो तब बचता है हमारा एनएनपी। और यही मैंने बताया था, यही एनएनपी हमारी क्या होती है, आपकी नेशनल इनकम होती है या राष्ट्रीय आय होती है। नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है। देखो बेटा एक बार अगर समझ में आया हो तो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ एक बार मुझे, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो बेटा अगर कोई दिक्कत है तो किसी में एक बार कमेंट करके बता दो मुझे भी। है कोई बेटा कोई दिक्कत इसमें? देखो एक बार बताओ मुझे जल्दी। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हो जाएगा भाई इतना? तो मैंने जो बताया कि जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, एनडीपी हम कैसे निकालते हैं, या जीएनपी हम कैसे निकालते हैं, और एनएनपी हम कैसे निकालते हैं, ये चार चीज मैंने तुम्हें बताई है अभी तक। ठीक है, ये चार चीजें हमारी हुई है अभी, उससे आगे बढ़ रहा हूं मैं, उससे आगे बढ़ेंगे भी। उससे आगे बढ़ेंगे भी तो देखते हैं और क्या स्थिति है इसमें। अगर मैं बात करूं इस राष्ट्रीय आय की भी, जो है राष्ट्रीय आय हमारी आई है, ये राष्ट्रीय आय जो है हमारी, ये राष्ट्रीय आय भी हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो है हमारी, ये भी हमारी दो आधार, आधार का अगर मैं बात करूं कि आधार पे दो प्रकार की हो सकती है किसी आधार पे, अगर मूल्य के आधार पर हम बात करें, या अगर मैं बात करूं दो प्रकार की हो सकती है। कैसे हो सकती है दो प्रकार की? अगर मैं पहले निकालता हूं सर कारक लागत पे, कारक लागत पे, कारक लागत का मतलब जो होता है वो होता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट होता है कारक लागत का मतलब। और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा, अगर मैं बात करूं आपका बाजार कीमत, बाजार कीमत दूसरा होता है बाजार कीमत, या मैं से कह सकता हूं आपका मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस, मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस। अगर मैं कहूं तो इसे हम दूसरा नाम जो देते हैं, इसे साधन लागत भी कहा जाता है, इसे साधन लागत भी कहा जाता है, कारक लागत को इसे साधन लागत भी कहा जाता है। अगर मैं ये कहूं कि जी मैं कैसे कह रहा हूं कि ये दो स्थिति हो सकती है इसकी, ये दो प्रकार की हो सकती है राष्ट्रीय आय या दो राष्ट्रीय आय हो सकती है किसी एक देश की, तो वो कैसे हो सकती है भाई? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि यदि मैं ये कह दूं कि जो भारत है, मैंने ये कहा कि जो भारत है यहाँ पे क्या होगा, केवल 10 पेन का उत्पादन हुआ है। मैंने ये कहा है कि कितने पेन का उत्पादन हुआ है? 10 पेन का उत्पादन हुआ है, और इसमें जो खर्चा आया है, इसमें जो खर्च हुआ है, वो खर्च हुआ, मैंने कह दिया आपका, मैंने बोल दिया कि इसमें जो खर्च हुआ है आपका वो 40 रुपए खर्च हुए। क्या हुए आपके? 40 रुपए खर्च हुए हैं उत्पादन करने में। तो अब जिस व्यक्ति ने ये 10 पेन बनाए हैं और 40 रुपए खर्च किए हैं, तो जब वो व्यक्ति से मार्केट में बेचेगा ले जाकर, जब वो व्यक्ति से मार्केट में बेचेगा ले जाकर, तो वो इसमें क्या करेगा? वो इसमें ऐड करेगा क्या? वो इसमें टैक्स ऐड करेगा भाई। गवर्नमेंट इस पे क्या कर देगी आपका? टैक्स ऐड कर देगी। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या कर दिया? टैक्स ऐड कर दिया। और प्लस क्या करती है, और अगर ये व्यक्ति जो है जिसने 40 रुपए की बनाई, मैंने कह दिया टैक्स गवर्नमेंट ने कितना ऐड करा? 5 रुपए का। इस व्यक्ति ने अपना प्रॉफिट भी ऐड करा, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करा? इसमें प्रॉफिट, अगर इसमें प्रॉफिट जो ऐड कर दिया इसने, प्रॉफिट कर दिया इसने 5 रुपए का ऐड। तो अब उसने 5 रुपए का तो प्रॉफिट ऐड कर दिया, और 5 रुपए का इसने टैक्स जोड़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पेन कितने के हो गए? अब यहाँ 10 पेन होगी, मैंने कहा 50 रुपए की। 10 पेन कितने के बिकेंगे? तो 50 रुपए के हो गए 10 पेन। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर एक चीज बताओ मुझे कि जो राष्ट्रीय आय थी, जो राष्ट्रीय आय थी, वो साधन लागत पर कितने रुपए थी? वो साधन लागत पर थी आपकी 40 रुपए। और जो राष्ट्रीय आय हम बाजार कीमत पर निकालते हैं, तो बाजार कीमत पर कितनी है? वो बाजार कीमत पर है वो 50 रुपए। बाजार कीमत पर कितनी है? वो 50 रुपए है। बाजार कीमत पर कितनी है? वो 50 रुपए। देखो बेटा एक बार समझ में आई क्या ये बात? ये बात समझ में आई है या नहीं आई? बोलो एक बार मुझे, बात समझ में आई या नहीं आई?
कि जो मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय के भी दो आधार हो सकते हैं अपने, या दो राष्ट्रीय आय हो सकती है, एक कारक लागत पे, एक साधन लागत जिसे कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट जिसे कहते हैं। दूसरा मैंने कहा या फिर बाजार कीमत पे। कारक लागत है क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? तो मैंने कहा जब किसी कंपनी में जो उत्पादन करने में जो खर्चा आता है तो वही खर्चा जोड़ा है बस मैंने, केवल जो खर्चा आया है वही जोड़ा है मैंने, तो वो क्या कहलाया हमारा, वो कहलाती है हमारी कारक लागत या साधन लागत, या उसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। और जब मैं ये कह रहा हूं कि उत्पादन करने के बाद उसे हम मार्केट में लेकर आएंगे, तो मार्केट में लाने पे हम दो चीज ऐड करते हैं उसमें, एक तो टैक्स ऐड कर देते हैं उसमें हम, और गवर्नमेंट कर देगी टैक्स। गवर्नमेंट जब हम बेचने के लिए कोई सामान बाजार में लाऊंगी तो गवर्नमेंट कहेगी मुझे टैक्स दो तुम, तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी हमारे से। तो मैंने कहा कि टैक्स ऐड करेंगे उसमें, और दूसरा क्या ऐड करेंगे उसमें हम, दूसरा वो व्यक्ति जिसने पेन बनाई है वो अपना उत्पादन में प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा उसमें, जो खर्चा उसका 40 रुपए का आया मैंने बताया अभी, तो उसमें अपने प्रॉफिट के तो जोड़ेगा। ऐसा तो है नहीं वो जितने की वस्तु बनाई उसने इतने में बेच देगा वो, तो वो प्रॉफिट भी ऐड करता है। तो दो चीज ऐड होती है, जब कोई व्यक्ति यहाँ से कोई सामान लेकर बाजार कीमत से यहाँ से फैक्ट्री से चलता है और बाजार में आता है, तो उसे दो चीज जोड़नी पड़ती है। एक जोड़नी पड़ती है क्या आपकी, एक जोड़ना पड़ता है टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है उस पर, और दूसरा जोड़ना पड़ता है क्या, प्रॉफिट, जो वो अपने आप जोड़ता है। तो दो चीज जुड़ जाती है इसमें, दो चीज जुड़ जाती है भाई इसमें, जब हम बाजार कीमत से आपका फैक्ट्री कॉस्ट से बाजार कीमत पाते हैं तो दो चीज जोड़ी जाती है, पहला टैक्स और दूसरा प्रॉफिट, पहला टैक्स और दूसरा प्रॉफिट। बताओ बेटा आई इतनी बात समझ में? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कोई दिक्कत है किसी को बेटा? बोलो बेटा एक बार। फैक्ट्री कॉस्ट में जब प्रॉफिट नहीं है तो नेशनल इनकम कैसे बनेगी? मैंने एक बात कही बस इतनी, कि कभी कभी पूछ लेता है, अगर सही सी बुक हम पढ़े तो उसमें है ये कंडीशन कि मानने की बात है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो दो हो सकती है। भाई मैं ये कह दूं, मैंने कह दिया अपना कि मैं टोटल इतनी बड़ी बात ना करूं पूरे देश की, अगर मैं यही कह दूं हाँ टोटल लागत या खर्चा हुआ, मैं ना नहीं कर रहा उस बात को, मैं उस बात को नहीं मान रहा कि टोटल लागत या खर्चा ही हुआ है वो, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर मैं पूरे देश की ओवरऑल निकालूं कि मैंने कहा कि हमारे देश ने एक साल में जो भी वस्तु उत्पादित की, या बाहर जो हमारे लोग रह रहे हैं वे भी उनकी भी हमने आय जोड़ दी, मैंने कह दिया टोटल, उन पर हमने टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगाया, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर रह रहे होंगे उनकी जो आय भारत में होगी तो उन पर भी हम टैक्स लगाओगे, मैंने कह दिया उसको हमने कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाया अभी कुछ नहीं, तो हमने टोटल को जोड़ दिया सही। मैंने कहा जितना टोटल मैंने कहा 1000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, और बाहर की जो उठाकर जो हमारे देश के नागरिक बाहर रह रहे हैं उसको जोड़ दिया इसमें, और जिसे हमने देनी थी वो भी दे दिया हमने उन देशों के नागरिकों को जो हमारे देश में रह रहे थे। तो टोटल मैंने कहा अभी तक जो है हमारा वो केवल मैंने कहा 1000 करोड़ रुपए आए, लेकिन ये 1000 करोड़ हमारे फैक्ट्री कॉस्ट हो सकते हैं। अब जब मैं उस सामान को बेचूंगा तो वो सामान जब यहाँ जाएगा तो वो सामान क्या होगा आपका, वो प्रॉफिट भी तो देगा सरकार को, तो तब होता है। अगर मैं अब बात करूँ कि जी कैसे कह रहे तुम, मैं तुम्हें चीज को प्रूव कर रही बात, तो दो चीज होती है हमारी, एक वस्तु की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वस्तु की बात करूं, अभी पढ़ाना है मुझे गजल के टॉपिक, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल बता रहा हूं। एक वस्तु की अगर मैं बात करूं तो एक वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, एक मध्यम वस्तु हो सकती है इसमें भाई, एक मध्यम वस्तु हो सकती है इसमें ध्यान रखना, और एक होती है इसमें अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु होती है इसमें, एक अंतिम वस्तु होती है। मध्यम वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु क्या है? तो एक चीज है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं मध्यम वस्तु की बात करूं, भाई मैंने ये कहा कि मैं कोई फ्रिज था, मैं फ्रिज लेकर आया घर पे अपने, तो वो वस्तु क्या होगी, वो वस्तु मैंने अंतिम रूप से उपभोग कर ली, क्योंकि उस फ्रिज का प्रयोग मैं अपने लिए करूंगा खुद के लिए घर में, कोई और मैं ऐसा नहीं कि उसमें मैं कोई कोल्ड ड्रिंक रख रहा उसे रखकर बाहर बेच रहा हूँ या कुछ भी कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, मैं केवल क्या कर रहा, कोई फ्रिज उठा कर लाया दुकान से और लाकर अपने घर में रख लिया, तो वस्तु वो जो हुई मेरे लिए, वो वस्तु मेरे लिए अंतिम वस्तु हुई है, वो वस्तु क्या हुई मेरे लिए, अंतिम वस्तु हुई है। अगर मैं ये कह दूं कि वही फ्रिज जो उठाकर कौन लिया है, दुकान वाला लिया है, वही फ्रिज एक दुकान वाला लिया है, फैक्ट्री में से एक दुकान वाला लिया है कोई फ्रिज, और दुकान का लाकर रख लिया, और दुकान पर लाकर रखने के बाद अब उसने वो अपने यूज के लिए लाया, बल्कि वो भी उसे बेचने के लिए लाया गया, मैंने भी ये कह दिया कि वो भी उसे बेचने के लिए लाया, तो अभी तक वो वस्तु क्या है, वो वस्तु मध्य वस्तु है, वो वस्तु जो है वो आपकी वो मध्यम वस्तु कहलाती है। वस्तु जब तक अंतिम नहीं हो सकती जब तक उस वस्तु का उपभोक्ता ना करता हो, जब तक उस वस्तु का उपभोक्ता ना करता हो, जिसने जो बाहर उसे खरीद कर लाया है, जब तक वो अपने लिए प्रयोग नहीं करता तब तक वो कोई भी वस्तु अंतिम नहीं हो सकती, तब तक कोई भी वस्तु अंतिम नहीं हो सकती। दूसरा उदाहरण दूं कि कैसे, मैंने कहा कि कोई दुकान वाला है कि ब्रेड के पैकेट लिया है मार्केट से जाकर और अपनी दुकान पर लाकर रखी, और एक मैं हूं
मार्केट गया, ब्रेड के पैकेट लाया और उठाकर नाश्ते में खा लिए, तो मेरे लिए वो वस्तु अंतिम हुई। लेकिन वो दुकान वाला जो ब्रेड के पैकेट लाया है, वो ब्रेड के पैकेट अब बेचेगा दोबारा, फिर प्रॉफिट लगाकर उसका, तो वो वस्तु क्या है दुकान वाले के लिए, वो मध्यम वस्तु कहलाती है, वो मध्यम वस्तु कहलाती है। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा ऐसे दी जाती है कि अंतिम वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। अंतिम वस्तुओं का मतलब जब उसे पूर्ण रूप से उपभोग कर ली गई हो, जब उसे पूर्ण रूप से उपभोग कर ली गई हो, तो तब माना जाता है कि लास्ट में इस व्यक्ति ने खरीदी, अपने लिए प्रयोग करने के लिए खरीदी है, अब यह 12 रुपए की बिकी है, तो यही क्या है, यही राष्ट्रीय आय है। तो मैंने लेकिन फिर भी बताया है कि राष्ट्रीय आय दो प्रकार की हो सकती है, दो हो सकती है कि ये हम अगर वो कारक लागत पर पूछेगा कि कारक लागत या साधन लागत पर कैसे निकालेंगे, तो एक प्रकार का ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा है, बस और कुछ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नहीं, वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है, वास्तविक राष्ट्रीय आय यही होती है हमारी। वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होती है हमारी, वो हम बाजार कीमत पे ही निकालते हैं, जब उसमें टैक्स और प्लस प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तभी हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय जुड़ती है ये। लेकिन मैंने ये कहा क्यों, क्योंकि मुझे पता है अभी जो ये वस्तुएं यहाँ है, जो वस्तु यहाँ है भी, वो वस्तु भी मध्यम वर्ग की वस्तुएं है, वो वस्तुएं भी मध्यम वर्ग की वस्तुएं, उसे बिकना है अभी, उसे भी बिकना है मार्केट में जाके, तो मध्यम वस्तुओं की जो राष्ट्रीय आय होगी उसे हम वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं मानते, उसे हम वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं मानते। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय आय हम दो आधार पर निकाल सकते हैं, एक आपका साधन लागत या कारक लागत या फैक्ट्री कॉस्ट पे, और दूसरा बाजार लागत या मार्केट प्राइस पे। देखो एक बार अब समझ में आई क्या, इसे पढ़ाऊंगा मैं भी, मध्यम वस्तु या अंतिम वस्तु की परिभाषा में अपने आप बताऊंगा कि क्या है। बस मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि निकाल सकते हैं, दो आधार हो सकते हैं निकालने के, बाजार की कीमत पे भी निकाल सकते हैं, और आपका मैंने दूसरा का कारक लागत या साधन लागत पर भी निकाल सकते हैं, कारक लागत या साधन लागत पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है हमारी, वो क्या होती है आपकी, वो यही होती है हमारी जो बाजार कीमत पे निकाली जाती है, जो हमारी बाजार कीमत पे निकाली जाती है। भाई इसका आंकड़ा या इसका प्रूफ हमें इसलिए रखना पड़ रहा, अगर मैं बात करूं, मैं इसका आंकड़ा या इसका प्रूफ हमें इसलिए रखना क्या पड़ रहा, अगर मैं ये कहूं, एक चीज बताओ आप मुझे, मैं ये कहूं कि हमारा, अगर मैं कहूं कि 2020 की मैं बात करूं कि 2020 में भारत में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, भारत में जो वस्तु उत्पादित हुई है वो हुई है 20 वस्तु उत्पादित हुई है, और मैंने कह दिया कि एक वस्तु की जो कीमत है वो है 10 रुपए, टोटल वस्तुओं की कीमत कितनी होगी आपकी, वो होगी 200 रुपए। उसके बाद मैंने कहा कि 2021 में क्या होगा, 2021 में आपकी जो वस्तु उत्पादित हुई है वो 20 वस्तु उत्पादित हुई है, और अगर मैं कहूं तो एक वस्तु की कीमत कितनी है कि 15 रुपए, तो टोटल कितना हो गया आपका, तो टोटल हो गया आपका 300 रुपए। इतना मैंने बनाने में खर्चा आया है, इतना से बनाने में खर्चा आया है। तो एक चीज हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा था जबकि 20 वस्तु उत्पादित हुई, तो 20 वस्तु में एक वस्तु की कीमत 10 रुपए, तो 200 रुपए का खर्चा आया हमारा बनाने में। और यहाँ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 20 वस्तु उत्पादित करी, एक वस्तु बनाने में 15 रुपए खर्चा आया, तो कितना हो गया आपका, 300 रुपए हो गया। तो इससे स्थिति ये उत्पन्न हो रही, इससे स्थिति ये उत्पन्न हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इसका मतलब ये है हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, पहले 10 रुपए की एक वस्तु अब 15 की। तो इसलिए आंकड़ा इसका भी रखना पड़ता है कि हमारी पिछली बार 10 वस्तु उत्पादित करने में कितना खर्चा आया था, अब की बार कितना खर्चा है, और हमें कितने में उसे बेचना है। तो इससे ये पता लगता है कि देश में महंगाई है नहीं है। आगे चलकर मैं भी पढ़ाऊंगा आधार वर्ष है भारत का, ऐसा ही वो आधार वर्ष इस चीज को आपका डिफाइन करता है कि क्या होती है स्थिति, ये स्थिति क्या है। तो दो आधार पर निकाल सकते हैं हम आपकी, मैंने बता दिया आपका यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया हमने वो मान लेते हैं, और दूसरा मैंने कहा कि हम बाजार कीमत पर जब जाएंगे तो हम इसमें आपका टैक्स भी ऐड करेंगे, और दूसरा क्या ऐड करेंगे, इसमें आपका प्रॉफिट ऐड करते हैं। दोनों चीज ऐड होने के बाद तब राष्ट्रीय आय निकलती है यहाँ पर, तब राष्ट्रीय आय निकलती है हमारे यहाँ। देखो एक बार बेटा अगर कोई बात रहती हो तो भी देखो बेटा, एक बार अगर कोई क्वेश्चन और हो तो बताओ मुझे, कोई क्वेश्चन और हो तो बता दो मुझे। है नहीं कोई दिक्कत। एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, अगर तुम देखोगे इसे, अगर तुम इसके बारे में सोचोगे तो हमेशा जो बाजार कीमत होगी या मार्केट कॉस्ट जो होगी आपकी, वो हमेशा इससे ज्यादा होगी, वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि हमेशा इसमें टैक्स और प्रॉफिट ऐड है, और ऐड हो गई वो मार्केट में आई है, ऐड हो गई वो मार्केट में जाते हैं, इसलिए हमेशा ज्यादा होगी, और ये हमेशा कम मानी जाएगी, इससे कमी मिलेगी, इससे ध्यान रखना ये बात। तो ये स्थिति है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं और भी, अगर मैं बात करूं,
एक चीज और होती है इसमें, जैसे मैंने अभी टैक्स जोड़कर दिखा दिया आपको कि टैक्स और प्रॉफिट जुड़ रहा है। कब मैंने कहा है कि एक साइड में मैंने ले लिया कि आपका, एक साइड में ले लिया मैंने फैक्ट्री कॉस्ट, एक साइड में मैंने फैक्ट्री कॉस्ट लिया है और एक साइड में मैंने मार्केट प्राइस लिया है। तो मैंने ये कहा कि जब मैं फैक्ट्री कॉस्ट पे यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं फैक्ट्री कॉस्ट से यहाँ जाऊंगा आपका मार्केट कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, तो मैं प्लस कर रहा हूँ उसमें टैक्स में, प्लस क्या कर रहा हूँ आपका, टैक्स से प्लस कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ इसमें क्या आपका, प्लस करता हूँ इसमें क्या, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। अगर मुझे वापिस आना है, और अगर मुझे वापिस आना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट से वापिस आपका मार्केट प्राइस से वापिस आना है फैक्ट्री कॉस्ट पे, तो मैं माइनस करूंगा क्या, मैं माइनस करूंगा इसमें से टैक्स और माइनस करूंगा इसमें से क्या आपका प्रॉफिट, मैं माइनस करूंगा इसमें से प्रॉफिट। तो ये भी है। एक चीज और होती है, एक शब्द और होता है जिसे कहा जाता है आपका सब्सिडी, जिसे कहा जाता है सब्सिडी। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं कि सब्सिडी जो होती है, जो छूट दी जाती है, जो छूट दी जाती है सरकार के द्वारा, वो छूट जो दी जाती है वो किस मूल्य पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे या इस फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो हमेशा जो छूट मिलती है, छूट मिल जाती है यहाँ पे, छूट मिलती है हमेशा यहाँ पे। इसीलिए जब आप कोई वस्तु, मैंने कहा ये आप मार्कर लेने के लिए गए बाजार में, तो मार्कर पे मूल्य लिखा हुआ है 30 रुपए, लेकिन जो मार्कर बेचने वाला है, दुकानदार है, उसने दिया आपको ये 25 का, उसने 5 रुपए छोड़ दिए। एमआरपी जो लिखा हुआ था वो 30 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन उसने लिए तुमसे कितने, 25 रुपए, 5 रुपए छोड़ दिए। 5 रुपए क्यों छोड़े, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही पे कर चुकी है उस 5 रुपए, गवर्नमेंट पहले ही पे कर चुकी है, किसे, किसे दे चुकी है, यहाँ दे चुकी है फैक्ट्री में, कि भाई एक काम करना है तुम्हें, कि तुम्हें ये पेन या ये मार्कर 30 रुपए का नहीं बेचना मार्केट में, तुम इसे 25 का बेचोगे, 5 रुपए मैं दूंगी तुम्हें। 5 रुपए कौन दोगी, 5 रुपए मैं दूंगी तुम्हें। तो तुम्हें इसमें से जो सब्सिडी मैं दूंगी, सरकार कहेगी कंपनी को कि जो सब्सिडी मैं दूंगी तुम्हें कंपनी वाले को, तो तुम्हें वो सब्सिडी घटाकर तब मार्केट में बेचनी है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जब तुम क्या करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट से यहाँ जाओगे मार्केट प्राइस पे, तो तुम्हें माइनस करनी पड़ती है क्या, माइनस करनी पड़ती है सब्सिडी, तुम्हें माइनस करनी पड़ती है सब्सिडी। और जब आप यहाँ से वापिस आओगे मार्केट कॉस्ट पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे वापिस आओगे, तो आप प्लस क्या करोगे, तो आप प्लस करोगे सब्सिडी, तो आप प्लस क्या करोगे, सब्सिडी प्लस करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सब्सिडी दी जाती है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे ही दी जाती है, सब्सिडी जो दी जाती है वो फैक्ट्री कॉस्ट पे दी जाती है। और मैंने कहा जब फैक्ट्री कॉस्ट आप मार्केट कॉस्ट में जाते हो, तो मार्केट प्राइस पे जब तुम कोई वस्तु खरीदोगे, तो वो व्यक्ति आपको सब्सिडी घटाकर वस्तु देगा, वो व्यक्ति आपको सब्सिडी घटाकर देगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही पे कर चुकी है उस सब्सिडी को उस फैक्ट्री वाले को, कह रहे भाई ये 5 रुपए तेरे है, तुझे 30 की ना बेचकर 25 में बेचनी है वस्तु। तो ये होती है सब्सिडी, ध्यान रखना ये पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री कॉस्ट से, यदि तुम्हें फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने को आ गया, तो तुम क्या करोगे इसमें, तुम उसमें टैक्स ऐड करोगे, तुम उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे और तुम उसमें आपका माइनस करोगे क्या, सब्सिडी। यदि तुम्हें मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्ट्री कॉस्ट पर जाना है, तो ये सारी चीजें भी दी होगी, वो आपका तुम उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे सब्सिडी, माइनस करोगे प्रॉफिट और टैक्स करोगे क्या, भी ये भी माइनस ही करोगे, ये भी माइनस ही करोगे। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया फैक्ट्री कॉस्ट से यहाँ होगे तो सब्सिडी माइनस टैक्स प्लस प्रॉफिट प्लस, यहाँ से मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाओगे तो माइनस टैक्स प्रॉफिट भी माइनस करना है और आपका सब्सिडी प्लस करना है। सब्सिडी क्या करना है, आपका प्लस करना है। बताओ बेटा एक बार इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार मुझे बता दो कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बता दो बेटा एक बार जल्दी मुझे कमेंट करके बता दो कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना इतना भाई। तो आगे बढ़ू फिर मैं, तो ये मैंने बता दिया कि दो प्राइस होते हैं हमारे, एक फैक्ट्री कॉस्ट और एक आपका, एक होता है आपका बाजार कीमत या बाजार प्राइस या मार्केट प्राइस जिसे कहते हैं। तो ये स्थिति होती है हमारी यहाँ पर। अगर हम आगे बढ़े उसमें और, तो इसकी स्थिति और क्या है यहाँ पर, अगर हम और बात करें कि क्या स्थिति है यहाँ, तो एक होता है हमारा आधार वर्ष, एक होता है हमारा आधार वर्ष, आधार वर्ष। अगर मैं बात करूं तो सरकार है, सरकार आधार वर्ष का निर्माण, आधार वर्ष का निर्माण, सरकार आधार देश में स्फीति को, मुद्रा स्फीति को निकालने के लिए करती है, निकालने के लिए करती है। मुद्रास्फीति का मतलब जो है वो है महंगाई,
मुद्रास्फीति का जो मतलब है वो है महंगाई। आपका महंगाई है। अगर मैं बात करूं कि महंगाई का मतलब अगर यहाँ क्या स्थिति है इसकी, तो इसका मतलब ये है, दूसरा अगर मैं पॉइंट लिखूं तो सरकार आधार वर्ष उस वर्ष को निर्धारित करती है, उस वर्ष को निर्धारित करती है जिस वर्ष देश में अधिक मुद्रास्फीति, अधिक महंगाई न रही हो, जिस वर्ष देश में अधिक महंगाई न रही हो, अधिक महंगाई न रही हो उस वर्ष को करती है। अगर मैं बात करूं कि क्या है हमारा आधार वर्ष, कोई बच्चा है जो बता सकता है कि हमारा आधार वर्ष क्या है आज वर्तमान में? हमारा आधार वर्ष क्या है वर्तमान में, बता सकता है कोई बेटा? भारत का आधार वर्ष क्या है बता सकता है कोई बच्चा? भारत का आधार वर्ष क्या है, बोलो एक बार। दो 2011 शायद नहीं बेटा, पक्का बताओ एक बार, बोलो क्या है हमारा आधार वर्ष? 2011 और 12, ठीक है, ध्यान रखना हमारा आधार वर्ष क्या है, 2011 और 12 हमारा आधार वर्ष। अब मैं ये कह रहा हूं कि जी हम महंगाई निकालते कैसे हैं? अगर मैं कहूं कि जी महंगाई निकालते कैसे हैं, महंगाई का पता कैसे लगाते हैं हम, तो अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये देखूं कि मैंने अभी बताया था कि मैं 2020 ले रहा हूं और 2021 के बारे में बात कर रहा हूं। 2020 में जो मैंने देखा, 2020 में मैंने वस्तु देखी एक तो अपनी कि हमारे देश में कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ है और उनका मूल्य कितना था, वे कितने में बिकी। तो मैंने कहा कि हमारे देश में जो वस्तु का उत्पादन हुआ है, मैंने बताया था अभी आपको कि 20 वस्तु बनाई गई, 20 वस्तु बनाई गई और एक वस्तु जो थी आपकी, एक वस्तु थी कितने की, मैंने कह दिया 10 रुपए की थी एक वस्तु। तो टोटल मूल्य कितना हो गया आपका, मैंने बताया था अभी 200 रुपए की बिकी थी टोटल, या 200 रुपए की लागत आई है टोटल, या बिकी है 200 रुपए। उसके बाद मैंने देखा 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में मैंने देखा कि जो वस्तु है हमारी और मूल्य जो है हमारा, वस्तु मैंने कहा वस्तु का उत्पादन हुआ है कितना, 20 वस्तु का, और मैंने ये बताया कि एक वस्तु जो बिकी हमारी, वो वस्तु बिकी हमारी कितनी, वो बिकी हमारी 15 रुपए, वो बिकी कितने की, 15 रुपए। तो टोटल वस्तु कितने की चली गई, वो चली गई 300 रुपए की, 300 रुपए की चली गई टोटल वस्तु। टोटल वस्तु चली गई कितनी, 300 रुपए। तो मैंने ये देखा है कि हमारा 2020 में भी 20 वस्तु का उत्पादन हो रहा है और 2021 में भी हमारा कितना, 20 वस्तु का उत्पादन हो रहा है। केवल अगर कहीं अंतर है तो वो अंतर आ रहा है कितना आपका, वो अंतर आ रहा है रेट बढ़ने में। रेट बढ़ा है, 2020 में 10 रुपए की थी एक वस्तु और 2021 में अगर मैं बात करूं तो 2021 में कितने की होगी, वो 15 रुपए की होगी। तो इसका मतलब ये होता है कहने का, इसका मतलब ये होता है कहने का कि इसका मतलब ये है कि देश जो है हमारा, देश जो है हमारा वो ग्रोथ नहीं कर रहा। हमारे देश के पास तकनीक नहीं है, हम उत्पादन में कोई टेक्नोलॉजी प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि क्या हो रहा है हमारे तो यहाँ तो वस्तुएं जो भी उत्पादित हो रही है, पहले भी 20 थी आज भी 20 ही है, बस क्या हो रहा है केवल महंगाई बढ़ रही है, केवल महंगाई बढ़ रही है। तो इसी कारण इसी चीज से पता लगाया जाता है आधार वर्ष से कि भाई हमारे यहाँ जो स्थिति रही है कि 2011-12 की अपेक्षा अगर हम यहाँ देखेंगे 2021-22 में कि 2011-12 में कितनी वस्तु उत्पादित हो रही थी और क्या रेट था उनका, और आज कितनी वस्तु उत्पादित हो रही है और उनका रेट क्या है, तो इस हिसाब से हम तुलना करके ये देख लेते हैं कि 2011-12 में क्या महंगाई थी और आज वर्तमान में की क्या स्थिति है। तो इस स्थिति में मिलता है यदि देश में वस्तुओं का उत्पादन 2 वर्षों में एक जैसा रहता है और केवल उनके मूल्यों में अंतर आता है, मूल्यों में बढ़ोतरी होती है केवल, तो उस दौरान देश जो होता है वो देश विकास नहीं करता, बल्कि उस देश में महंगाई बढ़ रही है, उस देश में मुद्रास्फीति होती है, उस देश में कोई विकास नहीं होता, कोई तकनीकी का प्रयोग नहीं हो रहा, वहां कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये स्थिति उस देश की होती है, ये स्थिति उस देश की होती है। तो मैंने बता दिया आधार वर्ष सरकार किस लिए निर्धारित करती है या निर्माण किस लिए करती है, ताकि मुद्रास्फीति निकाल सके या मुद्रास्फीति को निकालती है। दूसरा मैंने कहा कि सरकार आधार वर्ष उस वर्ष को निर्धारित करती है जिस वर्ष देश में अधिक महंगाई न रही हो, जिस वर्ष देश में अधिक महंगाई न रही हो। तो ऐसा वर्ष हमने जो देखा है आपका, वो देखा था 2011-12, इससे पहले शायद मेरे हिसाब से जो था आपका वो आपका 4 और 5 के करीब रहा है,
और उससे पहले जो रहा है मेरे हिसाब से 93 और 94 के करीब रहा है, तो ये स्थिति उससे पहले की थी। लेकिन अभी का ध्यान रखना है, आपका जो है हमारा वो था आपका 2011 और 12, 2011 और 12। बताओ बेटा एक बार समझ में आ रही है बात? एक बार बोलो समझ में आई क्या बात? एक बार बता दो बेटा समझ में आई बात? नहीं, एक बार बोलो समझ में आ रही क्या बात? हो जाएगा तुम्हारा बेटा? तो ये मैंने बता दिया आपको, ये क्या होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी, ये होता है हमारा आधार वर्ष। और आधार वर्ष से हम मुद्रा स्थिति देख सकते हैं अपने देश में, आधार वर्ष से हम मुद्रा स्थिति देख सकते हैं अपने देश में। तो ये स्थिति होती है हमारे यहाँ आधार वर्ष। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें और अगर हम उससे आगे बढ़े, तो अब जो बात होती है हमारी कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय आय है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय आय के आंकड़े, राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं हमारे यहाँ, वो एक संगठन है जिसका नाम है आपका सीएसओ। सीएसओ जारी करता है राष्ट्रीय आय के आंकड़े, सीएसओ जारी करता है, सीएसओ जारी करता है, सीएसओ जारी करता है। अगर मैं बात करूं कि जो ये सीएसओ है, जो सीएसओ है हमारे देश में, कि इसका जो गठन हुआ था या इसका जो निर्माण किया गया है वो सरकार के द्वारा कब किया गया है, कब इसका निर्माण हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 1951 में, वो हुआ था 1951 में इसका निर्माण हुआ है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो इसका जो निर्माण हुआ है आपका, वो निर्माण हुआ है 1951 में, 1951 में इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय हमारा कहाँ पे? वो मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में, वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये क्या करता है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ क्या करता है, आपके राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। ये हमारे यहाँ जो कार्य करता है वो आपके राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। अगर मैं बात करूं किसकी मदद के लिए, अगर मैं इसकी मदद के लिए बात करूं तो उसकी मदद के लिए एक संगठन और बनाया गया है, मदद के लिए इसकी एक संगठन और बनाया गया है जिसका नाम है आपका एनएसओ, एनएसओ या एनएसओ, एनएसएसओ, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका मतलब होता है आपका नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान से हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। अगर मैं बात करूं कि जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1950 में, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1950 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय भी कहाँ है आपका, वो नई दिल्ली में है, वो मुख्यालय भी कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंकड़े जारी करने का जो माध्यम है वो आपका क्या है, वो जारी करता है हमारे यहाँ सीएसओ। और मैंने बता दिया उसकी मदद के लिए जो है आपका, वो मदद के लिए बनाया गया आपका एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, दोनों को मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 51 में की गई है इसकी स्थापना, और इसकी आपकी 50 में की गई है। 1949 में बात हो चुकी थी एनएसओ की, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हो चुकी है 1949 में इसके लिए बात हुई थी। लेकिन 1950 में क्या कर दिया गया था, एनएसएसओ बना दिया गया था, एनएसएसओ जोड़ा गया है। 1970 में कहा गया कि पूर्ण रूप से एनएसएसओ का कार्य क्या हो गया, आपका मदद करना होगा किसकी,
आपका सीएसओ। तो जो आपका एनएसएसओ है वो सहायता करता है किसकी, सीएसओ की सहायता करता है राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करने में। आंकड़े जारी करता कौन है, आंकड़े जारी करता आपका सीएसओ। आंकड़े जारी जो करता है आपका वो सीएसओ आंकड़े जारी करता है। ये स्थिति होती है आपकी सीएसओ की, और ये स्थिति आपकी मैंने बता दिया आपकी एनएसएसओ की, ये इसकी सहायता करता है और आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय आय के हमारे देश में कौन आपका, ये। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं अब आपको, एक चीज और बता दूं मैं कि हमारा जो पहले जो यूट्यूब पे चैनल बनाया था हमने अग्रिम एजुकेशन कैंपस के नाम से, उसका आज मुझे क्या हुआ, उस पर आज हमें लाइव आने का मौका मिल गया। तो उस पर जो हम वीडियो बनाएंगे वो लाइव भी होगी हमारे। तो अब मैं जो टीचमेंट ऐप पर पढ़ा रहा था, तो आने वाले 2 या 4 दिन में मैं ये सारी की सारी क्लासें डायरेक्ट यूट्यूब पर लूंगा लाइव में, क्योंकि आज हमें मौका मिल चुका था उसका, मेरे पास उसका जो कोड वगैरह था वो आ चुका है, परमिशन मिल गई उसकी कि आप लाइव पढ़ा सकते हो। तो अब 2-4 दिन में जो टीचमेंट की सारी वीडियो होगी वो सारी वही होगी क्लासें, अब मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, उसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे इसमें, इस आगे की हम कल बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी।